हाय बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं साइंस के चैप्टर 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थात सूक्ष्म जीव क्या हैं और वे किस प्रकार मानव के शत्रु और मित्र दोनों हैं, उसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। जैसा कि पाठ की हेडिंग है सूक्ष्म जीव, तो सबसे पहले हम सूक्ष्म जीव की परिभाषा को समझते हैं कि सूक्ष्म जीव होते क्या हैं। तो ऐसे जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, मतलब हमें सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देते, इन्हें देखने के लिए हमें एक विशेष यंत्र की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी। उस यंत्र का नाम क्या है, सूक्ष्मदर्शी। उससे ही केवल हमें सूक्ष्म जीव दिखाई देते हैं। तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म जीवों को हम कुछ उदाहरणों से समझ सकते हैं। जैसे कि हमारा उदाहरण फर्स्ट है, यदि वर्षा ऋतु में या किसी नम स्थान पर हम ब्रेड या रोटी को कुछ समय के लिए छोड़ दें तो वो कैसी होने लगती है, सड़ने लगती है और उसमें काले सफेद धब्बे टाइप के दिखाई देने लगते हैं। उन धब्बों को यदि हम आवर्धक लेंस से देखें तब हमें उसमें काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देती हैं, है ना। वो ही मतलब उसमें क्या पनपने लगते हैं, वो उसमें सूक्ष्म जीव पनपने लगते हैं। और इसके अंतर्गत उदाहरण सेकंड देखें, यदि हम किसी बागीचे या मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी ले आए। बीकर जो अपनी लैब या प्रयोगशाला में रहता है, कांच का छोटा ग्लास टाइप से रहता है, उसमें अपन थोड़ी सी मिट्टी को ले लें और उसमें क्या डालें, पानी डालें, तो मिट्टी के कण क्या होंगे, उसमें बैठ जाएंगे या घुल जाएंगे। फिर उस जल की एक बूंद यदि हम लेकर स्लाइड पर रखें, स्लाइड कांच का एक छोटा टुकड़ा रहता है, वो भी हमारे प्रयोगशाला में मिलता है, उस पर हम ये एक बूंद रखें और उसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें, तब उसमें अनेक सूक्ष्म जीव हमको दिखाई देंगे। इसका हम एक उदाहरण और ले सकते हैं। यदि हम किसी तालाब या पोखर से कुछ पानी ले आए और उससे जल की बूंद लेकर स्लाइड पर रखें और उसे भी हम सूक्ष्मदर्शी से देखें, तब उसमें भी अनेक सूक्ष्म जीव दिखाई देते हैं। तो इन सभी उदाहरणों से हमें पता चलता है कि सूक्ष्म जीव मिट्टी, पानी, है ना, अर्थात सभी जगह पाए जाते हैं और ये हमें सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। ये हमें केवल सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा ही दिखाई देते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ, चौथा शैवाल। विषाणु या वायरस भी सूक्ष्म जीव होते हैं, है ना, लेकिन ये थोड़े से सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। कुछ सामान्य रोग जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा या फ्लू, खांसी, पोलियो, खसरा, ये सभी विषाणु या वायरस के द्वारा होने वाले रोग हैं। अतिसार, मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। टाइफाइड एवं क्षय रोग जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग हैं। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है, 4 वर्गों में। पहला जीवाणु, 2.1 में हम देख सकते हैं जीवाणु के चित्र, स्पाइरल जीवाणु और क्षणनुमा जीवाणु। दूसरा वर्ग था अपना कवक, तो उसके चित्र हम 2.4 में देख सकते हैं, राइजोपस, ब्रेड या मोल्ड, पेनिसिलियम और एस्परजिलस। तीसरा प्रोटोजोआ को हम 2.3 में देख सकते हैं चित्र, अमीबा और पैरामीशियम, ये प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं ये सूक्ष्म जीव। और चौथा है शैवाल। शैवाल को हम 2.2 में देख सकते हैं, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा। और चित्र 2.5 में हम विषाणु को देख सकते हैं। अभी हमने पढ़ा कि सूक्ष्म जीव होते क्या हैं और इन्हें कितने वर्गों में बांटा गया है और उनके उदाहरण देखें। अब हम समझते हैं कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय होते हैं, अर्थात जैसे अमीबा, पैरामीशियम, अर्थात इनमें केवल एक ही कोशिका पाई जाती है, और अधिकांश सूक्ष्म जीव बहुकोशिक होते हैं। यह बर्फीली, शीत से उष्ण, गर्मी स्रोतों तक की हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहते हैं। यह मरुस्थल दलदल में भी पाए जाते हैं।
यह मनुष्य सहित सभी जीव जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित रहते हैं, जबकि अन्य कुछ सूक्ष्म जीव स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव केवल अकेला रह सकता है। केवल कवक एवं जीवाणु भर हैं जो समूह के रूप में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे हमने पढ़ा पाठ की हेडिंग में सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, अर्थात सूक्ष्म जीव मनुष्य के मित्र भी होते हैं और शत्रु भी। मित्र अर्थात लाभदायक सूक्ष्म जीव, है ना। तो हम देखते हैं कि कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं। तो कैसे लाभदायक होते हैं, उसके बहुत से उदाहरण हैं। जैसे कि लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्म जीव है जो दूध को क्या बना देता है, जमा कर दही बनाने में उपयोगी है। ईस्ट कवक प्रजाति का सूक्ष्म जीव है। इसका उपयोग ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। ईस्ट या कवक का उपयोग अल्कोहल बनाने में भी होता है। राइजोबियम नामक जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करते हैं, जिससे पैदावार में वृद्धि होती है। कुछ कार्बनिक अपशिष्ट जैसे सब्जियों के छिलके, मृत जंतुओं के अवशेष, विष्टा आदि का अपघटन जीवाणुओं के द्वारा होता है। अपघटन अर्थात धीरे धीरे नष्ट होकर वो मिट्टी में मिल जाते हैं। कुछ जीवाणुओं का उपयोग औषधि बनाने में भी होता है। कुछ सूक्ष्म जीव अचार, पनीर, अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी सहायक होते हैं। पेनिसिलियम नामक फफूंद से पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक औषधि बनाई जाती है। यह किण्वन अर्थात फॉर्मेंटेशन में भी सहायक है। प्रतिजैविक के उपयोग से कुछ पौधों के रोगों पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। इस प्रकार सूक्ष्म जीव मनुष्य के लिए बहुत अधिक लाभदायक भी होते हैं। अब हमने देखा कि प्रतिजैविक, तो प्रतिजैविक होता क्या है, अब हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रतिजैविक, हाँ बच्चों, जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर या तो हमें इंजेक्शन देता है या कुछ गोली या कैप्सूल देता है। तो इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव ही है। तो ये क्या करते हैं, ये गोली, कैप्सूल या फिर इंजेक्शन, ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं या तो फिर उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। तो इस प्रकार की औषधि को ही हम प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रकार की प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, ट्रेटासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन आदि। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक प्रयोग किया, है ना। अचानक उन्होंने देखा कि संवर्धन तस्तरी से हरे रंग की फफूंद के छोटे छोटे बीजाणु दिखाई दिए। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं, है ना। तो यह तथ्य पाया कि यह बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से उनने पेनिसिलिन प्रतिजैविक बनाई। इस प्रकार प्रतिजैविक हमारे लिए फायदेमंद है, तो लेकिन उसकी कुछ सावधानियां भी हैं। जैसे डॉक्टर की सलाह पर हम प्रतिजैविक दवाइयां लेते हैं और उन दवाइयों का हमें क्या करना चाहिए, पूरा कोर्स करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब हम बीमार होंगे तो आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी, तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त आवश्यक रूप से ज्यादा ली गई प्रतिजैविक भी शरीर में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देती है। सर्दी, जुकाम, फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं होती, क्योंकि ये रोग कैसे होते हैं, विषाणुओं के द्वारा होते हैं। अब हम देखते हैं वैक्सीन या टीका, है ना। जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। यदि वही सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करते हैं, अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट करा दिया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के लिए प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती हैं और हमारे शरीर की सदा रक्षा होती है। तो ये है वैक्सीन या टीकाकरण। ये टीकाकरण बच्चे के जन्म से लेके ही इसकी शुरुआत हो जाती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो 1.5 माह से उसका टीकाकरण शुरू हो जाता है, जैसे BCG के टीके, हैजा, क्षय रोग, चेचक,
हेपेटाइटिस, और बच्चों को दी जाने वाली पोलियो ड्रॉप भी एक प्रकार का वैक्सीन या टीका ही है। अभी वर्तमान में हम कोविड-19 बीमारी से लड़ रहे हैं या जूझ रहे हैं ना, तो उसका वैक्सीनेशन चल रहा है, ये भी उसी पर आधारित है। हाँ बच्चों, तो अभी हमने देखा कि सूक्ष्मजीव क्या है मनुष्य के मित्र, अर्थात हमने लाभदायक सूक्ष्मजीवों के बारे में अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कुछ सूक्ष्मजीव हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो वो किस प्रकार हानिकारक होते हैं? जैसे कि कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतुओं और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव भोजन, कपड़े, चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं यानी खराब कर देते हैं। मादा एनाफ्लीज एडिस मच्छर के काटने से मलेरिया और डेंगू जैसे रोग हो जाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव चावल, आलू, गन्ना, संतरा आदि के पौधों में भी रोग उत्पन्न करते हैं। हमारे भोजन में सूक्ष्मजीव विषैले पदार्थ भी उत्पन्न करते हैं और अर्थात भोजन को विषाक्त अर्थात खराब कर देते हैं। इस प्रकार हमने इस अध्याय में देखा कि सूक्ष्मजीव होते क्या हैं, इनको कितने वर्गों में बांटा गया है और मनुष्य के लिए हानिकारक और लाभदायक सूक्ष्मजीवों के बारे में अपन ने अध्ययन किया। अब अपन सारणी 2.1 में देखते हैं कि मनुष्य में सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग कौन से हैं और वो कैसे फैलते हैं। जैसे कि सारणी 2.1 में देखते हैं क्षय रोग किस सूक्ष्मजीव के द्वारा होता है? जीवाणु। इसका संचरण अर्थात ये कैसे फैलता है? वायु के द्वारा। खसरा वायरस के द्वारा होता है, ये भी वायु के द्वारा फैलता है। चिकन पॉक्स वायरस के द्वारा होता है अर्थात विषाणु, ये वायु और सीधे संपर्क से फैलता है। पोलियो ये भी वायरस के द्वारा होता है, ये वायु और जल के द्वारा फैलता है। इससे बचाव, रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना चाहिए। उचित समय पर टीकाकरण करना चाहिए। अगला है हैजा, ये किस सूक्ष्मजीव के द्वारा होता है? जीवाणु। इसका संचरण यानी कैसे फैलता है? जल और भोजन के द्वारा। टाइफाइड जीवाणु के द्वारा होता है, ये कैसे फैलता है? जल के द्वारा। इसका बचाव, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। भली भांति पके भोजन और उबला पेयजल एवं टीकाकरण कराना चाहिए। अगला है हेपेटाइटिस ए, ये किसके द्वारा फैलता है? वायरस अर्थात विषाणु के द्वारा। इसका संचरण क्या है यानी कैसे फैलता है? जल के द्वारा। इसका बचाव क्या है? उबले हुए पेयजल का उपयोग करना चाहिए और टीकाकरण कराना चाहिए। अगला है मलेरिया, ये प्रोटोजोआ सूक्ष्मजीव के द्वारा होता है। ये इसका संचरण क्या है? मच्छर के काटने से होता है। इसका बचाव है मच्छरदानी का प्रयोग करें, मच्छर भगाने वाले रसायनों का प्रयोग करें, कीटनाशक का छिड़काव करें। मच्छर के प्रजनन को रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्रित न होने दें। अब हम देखते हैं कि सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले पौधों में कुछ रोग, जैसे नींबू कैंकर, ये किसके द्वारा होता है? कि सूक्ष्म जीव के द्वारा, जीवाणु के द्वारा। कैसे फैलता है? वायु के द्वारा। गेहूं की रस्ट नामक रोग, ये किसके द्वारा होता है? कवक सूक्ष्मजीव के द्वारा। ये वायु एवं बीज के द्वारा फैलता है। भिंडी की पीत, ये वायरस के द्वारा अर्थात विषाणु के द्वारा होता है। इसका संचरण क्या है? ये कैसे फैलता है? कीटों के द्वारा। अब हम देखते हैं खाद्य परिरक्षण। परिरक्षण का अर्थ क्या होता है? सुरक्षा करना। मतलब खाद्य पदार्थों का परिरक्षण या सुरक्षा हम कैसे करते हैं? जैसे कि हमने अध्याय 1 में पढ़ा था कि हम जो फसल पकने के पश्चात उनके बीजों का उचित भंडारण करके उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं। चूहे वगैरह सूक्ष्म जीवों से, नम स्थानों से बचाने के लिए उसका उचित भंडारण करते हैं। वैसे ही हम पके भोजन का भी परिरक्षण कर सकते हैं। ये देखना है कि हम कैसे कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यदि हम नम या खुले स्थानों पर ब्रेड वगैरह छोड़ दें तो वो उसमें फफूंद लग जाती है, हरी टाइप की दिखाई देने लगती है, अर्थात उसमें कवक नामक सूक्ष्म जीव लग जाते हैं। इसलिए वो उसे क्या कर देते हैं? संदूषित कर देते हैं। संदूषित कर देते हैं यानी उसको दूषित कर देते हैं, खराब कर देते हैं। इसी प्रकार खाना वगैरह यदि हमारा ज़्यादा समय तक रखा रहे तो उसे भी सूक्ष्म जीव खराब कर देते हैं, तो उसका स्वाद भी खराब हो जाता है और वो सड़ जाता है, खाने योग्य नहीं रहता है ना। यदि हम उसे खा लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि खाद्य पदार्थों का परिरक्षण किस किस प्रकार से कर सकते हैं। पहला है रासायनिक उपाय, मतलब उसमें क्या है? नमक और खाद्य तेल के द्वारा हम
किसी भी पदार्थ को खराब होने से रोक सकते हैं, अर्थात उससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक सकते हैं। इसे हम परिरक्षक कहते हैं। परिरक्षक अर्थात नमक और खाद्य तेल, जो खाने योग्य तेल रहता है, वो क्या करता है, हमारे खाद्य पदार्थों की सुरक्षा करता है। इसके अलावा सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड भी एक सामान्य परिरक्षक है। जैम, स्क्वैश जैसी रसायन भी कुछ पदार्थों को संदूषित होने से बचाते हैं। अगला है नमक के द्वारा परिरक्षण। नमक के द्वारा भी हम मांस मछली का परिरक्षण कर सकते हैं, अर्थात उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं काफ़ी समय तक, है ना। ये नमक में क्या, यदि मांस मच्छी को सूखे नमक से ढक देते हैं तो इसमें जीवाणुओं की वृद्धि नहीं हो पाती। इसके अलावा नमक के उपयोग से आम, आंवला, इमली का भी परिरक्षण किया जा सकता है। इसके अलावा चीनी के द्वारा भी परिरक्षण होता है। चीनी किस किस चीज़ के परिरक्षण में काम आती है, जैसे कि जैम, जेली, स्क्वैश का परिरक्षण चीनी के द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों में नमी की कमी आती है, अर्थात जीवाणुओं की वृद्धि को क्या करते हैं, ये नियंत्रित करते हैं, संदूषित होने से बचाती है चीनी। तेल एवं सिरके के द्वारा परिरक्षण। तेल और सिरके के द्वारा सिरका हम अचार में डालते हैं, तो तेल और सिरके के द्वारा हम अचार को संदूषित होने से बचा सकते हैं। इससे जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं। तेल और सिरके का उपयोग हम सब्जियां, फल, मछली, मांस के परिरक्षण में भी कर सकते हैं। अगला है गर्म एवं ठंडा करना। दूध को हम उबाल कर, है ना, भी सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में रखकर भी सुरक्षित रख सकते हैं। भोजन को भी हम फ्रिज में रखकर सुरक्षित रख सकते हैं, उससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। और पाश्चुरीकृत दूध को देखते हैं हम कि इसके बिना उबाले ही हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पाश्चुरीकृत दूध है क्या, इसको क्योंकि इसमें क्या करते हैं, दूध को 70 अंश सेंटीग्रेड से अर्थात 15 से 30 सेकंड तक गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा करके उसका भंडारण कर लेते हैं, उसको थैलियों में भर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। चूंकि इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी, लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे पाश्चुरीकरण प्रक्रिया कहते हैं। इसके अलावा आजकल मेवे, है ना, ड्राई फ्रूट वगैरह, सब्जियां भी वायुरोधी पॉलीथीन में सील करके पैकेट बना के बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों से उनकी सुरक्षा होती है। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जैसे कि कक्षा 6वीं और 7वीं में हमने देखा कि राइजोबियम नामक जीवाणु होता है, वो लेग्यूम पौधों अर्थात दलहनी फसलें मतलब दाल वाली फसल, जैसे मटर, दाल, इनकी जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम नामक जीवाणु। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायक होते हैं। इसको हम नाइट्रोजन चक्र से भी समझ सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में कितने 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन सभी जीवों का आवश्यक संघटक है। पौधे, इसे हम आरेख से समझ सकते हैं। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। ये मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल क्या करते हैं, वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। और पौधे इसका उपयोग कैसे करते हैं, मिट्टी में से जड़ तंत्र के द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों में संश्लेषण करते हैं। और जो जंतु पौधों पर निर्भर करते हैं, वे उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजन यौगिक को प्राप्त करते हैं। और जब पौधों और जंतुओं की मृत्यु होती है तो मिट्टी में उपस्थित जो जीवाणु और कवक होते हैं, वो नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे पौधे पुनः उपयोग कर लेते हैं। इसमें कुछ जीवाणु रहते हैं, वो नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो पुनः कहाँ चली जाती है, वायुमंडल में। अतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर बनी रहती है। इस प्रकार ये चक्र पूरा चलता रहता है। इसे ही हम नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। कक्षा 8th साइंस चैप्टर 2 सूक्ष्म जीव एवं
मित्र एवं शत्रु के भाग 2 में आपका स्वागत है। अब इसके अंतर्गत हम अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। उसके अंतर्गत पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। उसमें पहला है सूक्ष्म जीवों को खालिस्तान की सहायता से देखा जा सकता है। अपन ने अभी अध्ययन किया भाग 1 में सूक्ष्मदर्शी। नीले हरे शैवाल वायु से खालिस्तान का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। इसका होगा नाइट्रोजन। अल्कोहल का उत्पादन खालिस्तान नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। इसका आंसर होगा ईस्ट। चौथा है हैजा खालिस्तान के द्वारा होता है। इसका आंसर होगा जीवाणु। क्वेश्चन सेकंड, सही विकल्प में निशान लगाना है। प्रश्न है ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। विकल्प है पहला है चीनी, दूसरा अल्कोहल, तीसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चौथा ऑक्सीजन। इसका आंसर होगा सेकंड अल्कोहल। दूसरा प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है। इसका पहला होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन, तीसरा अल्कोहल, चौथा ईस्ट। इसका आंसर होगा सेकंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। तीसरा प्रश्न है मलेरिया परजीवी का वाहक है। इसके विकल्प हैं ए मादा एनाफ्लीज मच्छर, दूसरा कॉकरोच, तीसरा घरेलू मक्खी, चौथा तितली। इसका आंसर होगा पहला मादा एनाफ्लीज मच्छर। चौथा प्रश्न है संचरणीय रोगों का मुख्य कारक है। पहला चींटी, दूसरा घरेलू मक्खी, ड्रैगन मक्खी, मकड़ी। इसका आंसर होगा दूसरा घरेलू मक्खी। अगला प्रश्न है ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है। इसका कारण है पहला उष्णता, दूसरा पीसना, तीसरा ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि, चौथा मारने के कारण। इसका आंसर होगा तीसरा ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। अगला है चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है। पहला नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मोल्डिंग, किण्वन और संक्रमण। इसका होगा आंसर तीसरा किण्वन। प्रश्न तीसरा कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाना है अर्थात सही जोड़ी मिलाना है। तो उसके अंतर्गत कॉलम 1 में है जीवाणु, इसको मिलाएंगे वी से। सेकंड कॉलम के वी से हैजा का कारक। दूसरा है राइजोबियम, इसको मिलाएंगे फर्स्ट से नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तीसरा है लैक्टोबैसिलस, इसको सेकंड से मिलाएंगे दही का जमना। तीसरा है ईस्ट, इसको थर्ड से मिलाएंगे ब्रेड की बेकिंग। अगला है एक प्रोटोजोआ, इसको फोर्थ से मिलाएंगे मलेरिया का कारक। अगला है एक विषाणु, इसको सिक्स्थ से मिलाएंगे एड्स का कारक। अब अगला प्रश्न है क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं, यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं। इसका आंसर वही हम अध्ययन कर चुके हैं। सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखे जा सकते। उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी या आवर्धक लेंस की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा गया है। इसका आंसर है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। अगला प्रश्न है वायुमंडल नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। इसका आंसर है राइजोबियम, नीले हरे शैवाल। अगला प्रश्न है हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां बताना है। तो इसके अंतर्गत पहला है लैक्टोबैसिलस, एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो दूध को जमा कर दही बनाने में उपयोगी है। दूसरा ईस्ट कवक प्रजाति का सूक्ष्म जीव है, इसका उपयोग ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। ईस्ट या कवक का उपयोग अल्कोहल बनाने में होता है। राइजोबियम नामक जीवाणु जो वायुमंडल नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करता है जिससे पैदावार में वृद्धि होती है। कार्बनिक अपशिष्ट, सब्जियों के छिलके, मृत जंतुओं के अवशेष, विष्ठा आदि का अपघटन भी जीवाणुओं के द्वारा होता है। छठवां जीवाणुओं का उपयोग औषधि बनाने में भी होता है। सातवां सूक्ष्म जीव अचार, पनीर एवं अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी सहायक हैं। आठवां पेनिसिलिन नामक फफूंद से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक औषधि बनाई जाती है। नौवां यह किण्वन या फर्मेंटेशन में भी सहायक है। 10वां प्रतिजैविक के उपयोग से कुछ पौधों के रोगों पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों पर टिप्पणी लिखना है। इसका आंसर होगा जहां एक तरफ सूक्ष्म जीव उपयोगी है वहीं दूसरी तरफ सूक्ष्म जीव हानिकारक भी होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे कि पहला, कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। मादा एनाफ्लीज और एडिस मच्छर के काटने से मलेरिया और डेंगू रोग भी हो जाते हैं।
अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा आदि के पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। हमारे भोजन में सूक्ष्म जीव विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं जो भोजन को विषाक्त बना देते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? प्रतिजैविक, जब कभी हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन नामक इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक भी गोली या कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्मजीव है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देते हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। इसकी सावधानियां हैं, हमें डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक दवाएं लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है तो अगली बार जब हम बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली जाने वाली प्रतिजैविक शरीर के लिए उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। इसी के साथ हमारा भाग 2 समाप्त होता है। थैंक यू। हमारे सभी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें व बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।